हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं जेपी सुतार आज अपने YouTube चैनल पर क्लास लेके आया हूँ। गणित विषय के कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.1। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.1। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अब हम बोर्ड पे प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, जिसमें हम उस प्रश्न का समाधान या उत्तर बोर्ड पे हल करेंगे। तो चलिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब देखिए, जो अपना क्वेश्चन नंबर पहला जो प्रश्नावली का दिया गया है वो अपने बोर्ड के पैनल पे लिखा हुआ है। हम समझते हैं इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है और इसको हम कैसे हल करेंगे। लिखा हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कहने का मतलब एक कोई अपनी कॉपी है नोटबुक, उसकी जो कीमत है यानी उसकी जो लागत है वो एक कलम मतलब एक पेन के मूल्य से दुगुनी है। मतलब अगर एक कलम का रुपये 1 रुपये लगता है तो उस नोटबुक का रुपये 2 लगेगा, 2 गुना। अगर कलम का रुपया 2 लगता है तो उस नोटबुक का रुपया 4 लगेगा, उसे 2 गुना। मतलब अगर कलम का रुपया 5 लगता है तो उससे दुगुना लगेगा नोटबुक का, मतलब 10 रुपये लगेंगे। इस प्रकार की बात यहाँ पे कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इतनी बात हमने समझ ली। इस कथन को निरूपित करने के लिए, निरूपित मतलब इस कथन को हमने समझ तो लिया कि 1 रुपया अगर कलम का लगता है तो 2 रुपये लगेंगे नोटबुक के, 5 रुपये अगर कलम के लगते हैं तो उससे दुगुने 10 रुपये लगेंगे नोटबुक के। लेकिन यह कह रहा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे हमें ऐसे मौखिक रूप से नहीं बताना है, यहाँ पे एक समीकरण का रूप देके हमें यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा कि ये बात किस प्रकार से लिखी गई है और इसका समाधान किस प्रकार से होगा। यहाँ संकेत के रूप में हमें कुछ सुविधा बनाने के लिए, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आसान बनाने के लिए संकेत दिया गया है कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। नोटबुक की कीमत कितने रुपए दे दी? x रुपये, और कलम की कीमत कितनी दे दी? y रुपये। कहने का मतलब अब हम अगर इसको देखें तो हल में हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि नोटबुक की कीमत दी हुई है। संकेत में देखते हैं कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये लगते हैं। अगर x रुपये तो, और एक बात और दी हुई है कि कलम की कीमत भी इस प्रश्न में हमें दी हुई मिल रही है y रुपये। कलम और नोटबुक दोनों की जो बातें प्रश्न में बताई हुई है वो हमने नोट कर ली कि कलम की कीमत तो y रुपये दे रहा है। यहाँ पे देखिए कलम की कीमत y रुपये है और नोटबुक की कीमत x रुपये है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो भाषा आई है उसको अगर हम इसी इजी रूप में प्रश्नानुसार अगर इजी रूप में इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि नोटबुक की कीमत, इसका मतलब यहां लिख देते हैं नोटबुक की कीमत बराबर है किसके? 2 गुणी किसकी कीमत के बराबर? 2 गुणी है किसकी कीमत से? एक कलम की कीमत से। नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुणी कलम की कीमत। कलम की कीमत की कितनी है? 2 गुणी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रश्न में नोटबुक की कीमत दी हुई क्या है? x रुपये दी हुई है। नोटबुक की कीमत कितने दी हुई है? x। इसका मतलब x किसके बराबर है? 2 गुना कलम की कीमत मतलब y, 2 गुना y के बराबर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का इतना सा छोटा सा ही उत्तर है। उत्तर छोटा है लेकिन इसकी जो थ्योरी है, इसका जो पैटर्न है वो समझने का था कि इसको आप 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। ज्यादातर बातें वही आई है उत्तर में जो प्रश्न में छपी हुई है कि नोटबुक की कीमत इस प्रश्न में ही दी हुई है x रुपये, माननी है हमें, और कलम की कीमत इस प्रश्न में दी हुई है y रुपये, ये भी हमें माननी है। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि नोटबुक की कीमत
दोगुनी कलम की कीमत क्या है, कलम की कीमत की कितनी गुनी है, दुगुनी। ऐसे लिखा हुआ है कि कलम की कीमत से दुगुनी है किसकी, नोटबुक की कीमत। इसका मतलब नोटबुक की कीमत किसके बराबर, इसके बराबर में क्या रखेंगे, 2 गुना कलम की कीमत। नोटबुक की कीमत परसेंट में क्या बताई हुई है, x बराबर में कितना है, 2y। ये एक ऐसी समीकरण हो गई जो दो चरों वाली है, इसमें दो चर राशियां हैं x और y, तथा रेखिक समीकरण भी है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमने इस प्रश्नावली की जो डिजिटल क्लास प्रारंभिक रूपरेखा के लिए पढ़ी थी, उस क्लास में सारी बातें बताई गई है कि समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखें। उसके बाद अगर ये प्रश्नावलियों की आप सीरीज को देखेंगे तो अवश्य ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो आप उस क्लास को अगर देखना चाहते हो तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट क्लिक करके वहां से आप उसकी प्रारंभिक जो कक्षा है वो आप डिजिटल माध्यम से पढ़ाई हुई प्रश्नावली को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद ये बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है वो अपने बोर्ड पे लेके आ रहे हैं। ये आप इस बोर्ड के पैनल को जो जो भी लिखा हुआ है वो अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इस पैनल पे हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें क्या बातें पूछी जा रही है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, यानी इसमें कुछ रैखिक समीकरणें दी गई है 7-8, उन समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमें किस रूप में लिखना है, रूप में व्यक्त करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी बराबर में 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताना है। कहने का मतलब हमें क्या करना है कि जो पहला बिंदु दिया गया है उसके बारे में चेक करते हैं कि पहला बिंदु क्या दिया गया है। पहला बिंदु दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए इसमें कितने पद आ रहे हैं, इस रूप वाला रूप बन रहा है क्या कि x का कोई गुणांक, दूसरे पद में y का कोई गुणांक, तीसरे पद में सीधी कोई वास्तविक संख्या बराबर और 0। इतनी चीजें होनी चाहिए। x होना चाहिए, उसका कुछ गुणांक होना चाहिए, y होना चाहिए, उसका कुछ गुणांक होना चाहिए, प्लस में कुछ अचर संख्या होनी चाहिए, चाहे वो नहीं है तो हम 0 लिख देंगे लेकिन होनी चाहिए। बराबर में क्या रखना है हमें, 0। बराबर में हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब देखिए यहां पे हमें किससे तुलना करनी है, कंपेयर करना है या तुलना लिख सकते हैं। तुलना करनी है किससे, a x प्लस बी वाई माइनस प्लस सी बराबर 0 से। यहां पे देखिए x का जो गुणांक है, यानी अपने को तुलना करने वाली जो समीकरण है प्रश्न वाली, उसमें x का गुणांक a होता है, जबकि इस पहले बिंदु में x का गुणांक क्या है, 2। ठीक है, x का गुणांक क्या होता है, a होता है, लेकिन प्रश्न में क्या दे दिया, x का गुणांक 2 दे दिया। इसका मतलब a बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। x का गुणांक प्रश्न में x के गुणांक में a होता है, लेकिन x के गुणांक में मूल जो अपनी समीकरण है उसमें a होता है, लेकिन इस प्रश्न में x का गुणांक 2 है। इसका मतलब a का मान 2। b कहां होता है, y के गुणा में जो संख्या आती है वो b होती है, y के गुणा में प्रश्न में क्या आई है, 3, तो इसका मान 3 हो जाएगा। अचर पद क्या होता है, प्लस का c, लेकिन यहां पे किसका है, माइनस का 9.35 पुनरावर्त वाला, इस पे एक लाइन खींची हुई, इसका मतलब ये पुनरावर्त हो रहा है। इसका मतलब a, b और c को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपने अभी किया है इसको आप नोट कॉपी में उतार लीजिए। क्लास अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो क्लास को रोकिए और ये उतारिए। ए बी सी कहां से आया, इस मुख्य परिभाषा की
तुलना करने से आया। अब देखते हैं हम दूसरा कर रहे हैं। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0। अब हम इसको इस रूप में लिखेंगे ताकि वो हमें a x के कुछ गुणा में दिखे, y के कुछ गुणा में दिखे, अचर संख्या दिखे, बराबर में 0 दिखे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात ये जो अपनी समीकरण आई है x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0, ये जो समीकरण आई है, इस समीकरण को हम इस रूप में लिखेंगे, अर्थात इस समीकरण को 1 गुणा x लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो वो क्यों वही रहती है। 1 गुणा x लिख देंगे इसको, माइनस इस y बट्टा 5 वाली को 1 बट्टा 5 गुणा में y लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों गुणा होके क्या आएगी, y बट्टा 5 ही आने वाली। लेकिन इससे हो क्या जाएगा, y का कुछ न कुछ गुणांक बन जाएगा, y का कुछ न कुछ गुणांक बन जाएगा, और y का जो गुणांक बनेगा वो हम b ले लेंगे। आसान बना रहे हैं क्वेश्चन का, इस ऐसा प्रतिरूप बना रहे हैं, ऐसा प्रारूप बना रहे हैं जो प्रश्न में पूछे गए प्रारूप से मिलता जुलता बन जाए। मिलता जुलता बनते ही हम प्रश्न में आए हुए x के गुणांक को a माना था, यहाँ पे हम जो x का गुणांक आएगा उसको a के बराबर मान लेंगे। प्रश्न में y के गुणांक को b माना था, हम यहाँ y के गुणांक को b के बराबर मान लेंगे। अचर संख्या को c माना गया है, हम वहां पे c के बराबर अचर संख्या को मान लेंगे। माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब देखो हमें तुलना किससे करनी है, तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। x के गुणा वाला a होता है, इसका मतलब a के बराबर क्या आ जाएगा, 1। y के गुणा में b होता है, इसका मतलब b के बराबर y के गुणा में क्या है, माइनस 1 बटा 5। अचर पद प्लस का c होता है, यहाँ पे c के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इसका अगला प्रश्न भी हम कर लेते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अर्थात इसी को इस रूप में लिख लेंगे ताकि वो इस प्रश्न वाले समीकरण से मैच खा रही होगी। जैसे माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब x के गुणांक में कुछ आ गया, चलो ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई यानी y के गुणांक में आ गया, इसको हम b मान लेंगे। इस 6 को इधर ले आएंगे क्योंकि बराबर में तो 0 रखना है ना, 3 पद बराबर के इस तरफ, तो माइनस का आ जाएगा बराबर में 0। अब हमें तुलना किससे करनी है, तुलना करनी है, वापस ऐसे ही लिखेंगे, तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। a मतलब x के गुणा में प्रश्न में क्या है, बराबर में माइनस 2 है। y के गुणा में क्या है, b होता है, लेकिन y के गुणा में क्या है, 3 है। अचर पद c होता है, लेकिन अचर पद क्या है, c बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न हमने कर लिए। अब चौथे प्रश्न को भी आप रोक रोक के इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारते जाइए किस प्रकार से हल हो रहे हैं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 3y। इसका प्रारूप ऐसे बनाएंगे, 3 पद इधर और 1 पद बराबर में 0। बराबर में क्या लाना है, 0। इसका मतलब 3 पद इधर रखने हैं, तो x के कुछ गुणा में होना चाहिए, तो 1 गुणा x तो इस तरफ है, ये इस तरफ माइनस का 3y आ जाएगा। प्लस में 1 पद और जोड़ना है, तो प्लस में 0 लिख के 1 पद और जोड़ देते हैं, ये 3 जो है इधर आ जाएगा। 1 के गुणा में, x के गुणा में 1 मान लिया, 3 को इधर ले आए तो माइनस का 3y हो गया। 3 पद बनाने थे, प्लस में कुछ और संख्या लानी थी, वो नहीं थी, तो 0 जोड़ ली, बराबर में 0 रह गया। अब यहां पे तुलना करने वाली क्या है, तुलना किससे करनी है, तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। a के रूप में क्या है, x का गुणांक 1, b होता है y का गुणांक -3, c होता है अचर पद 0, c होता है अचर पद, वो क्या आ गया 0। अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को और हल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये प्रश्न आप बराबर में उतारते जरूर रहिए।
अगर क्लास कंटिन्यू आप देख रहे हो तो प्रश्न पूरा हो जाता है बोर्ड पे, वहां पे रोक के आप प्रश्न को उतार लीजिए। यहां 2x माइनस बराबर -5y दिया हुआ है, इसका मतलब बराबर के इस तरफ तीन पद बनाने, ax के लिए, by के लिए और c के लिए। तो कैसे बनेंगे, देखो 2 गुणा x तो इस तरफ है, ये प्लस का 5y और आ जाएगा, चलो y का गुणांक वाला भी आ गया, और प्लस में c होना चाहिए, कुछ है नहीं तो प्लस में 0 लिख देंगे, बराबर में 0 बचेगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो बराबर में 0 बचेगा। यहां पे देखिए ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर क्या जाएगा, देखो a के बराबर में मतलब x का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक 2, y का गुणांक क्या है, b, y का गुणांक 5, अचर पद c अचर पद 0। इस प्रकार से ये हम पांचवें क्वेश्चन को भी, इसका पांचवा बिंदु भी हम कर चुके, आसान है, कठिन नहीं है। अब देखिए अगला छठा बिंदु क्या है। छठा बिंदु है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो इसका प्रारूप तीन पद इस तरफ लाने, तो पहले पद में 3 गुणा x हो जाएगा, दूसरे पद में y का कुछ गुणांक, इसमें तो y आया नहीं है तो प्लस 0 गुणा y कर देंगे, चर संख्या तो आनी चाहिए दोनों, प्लस का ये 2 जो है वो ऐसे का ऐसा रहने देंगे, बराबर में 0। अब ax प्लस by प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, x का गुणांक a तो x का गुणांक 3, a बराबर 3, y का गुणांक b तो y का गुणांक 0 तो b बराबर 0, अचर पद c तो अचर पद 2 तो c बराबर 2। इस प्रकार से ये हमने छठे क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हम बढ़ेंगे सातवें और आठवें क्वेश्चन 2 को और देख रहे हैं। आसान है, कठिन है नहीं। जैसे ये पैनल पूरा हो जाता है, बोर्ड से मिटाने जो मिटाई जा रही है वो चीजें, वो आप वहां पे रोक के उतार लीजिए। आपको समझ में आ रही है तो क्लास दोबारा कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, दोबारा अपने आप कर लीजिए, कठिन है नहीं ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो y माइनस 2 बराबर 0 दिया गया है सातवें में, इसका मतलब x का 0 गुणा x यहां लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में 1 गुणा y लिख दें, माइनस में 2 लिख दें, बराबर 0। ये समीकरण ये की यही है। इसमें 3 पद क्यों बनाए, क्योंकि इसमें 3 पद है। इसका मतलब अब जब हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से अगर तुलना करें, कंपेयर विद, तुलना करें तो क्या हो जाएगा, a के बराबर मतलब x का गुणांक 0, b के बराबर मतलब y का गुणांक 1, अचर पद बराबर माइनस का 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हम कर पाएंगे। अब अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको और कर लेते हैं। आप इन प्रश्नों को बराबर उतारते रहिए, इस प्रकार से जल्दी जल्दी क्लास की लिमिटेशन जो है वो कम रहे, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो 2x को इस तरफ ले आए, माइनस का आएगा, प्लस में 0 गुणा y लिख देंगे, प्लस में 5 लिख देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमें ax प्लस by प्लस c से क्या करनी है, बराबर 0 से तुलना करनी है। तुलना करेंगे तो a के बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणांक -2, b के बराबर क्या आ जाएगा, y का गुणांक 0, अचर पद क्या आ जाएगा, c का गुणा c व 5। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी बताया गया, लिमिटेशन है टाइम की, उस वजह से आप इसको दोबारा देख सकते हैं, क्लास को रोक कर अच्छी तरीके से समझ के आपको